हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। और आज हम बात करने वाले हैं सेबी की नई गाइडलाइंस के बारे में। जी हाँ, सेबी ने नई गाइडलाइंस इशू करी है आईपीओ से रिलेटेड। तो जानेंगे इसके बारे में कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर और कंपनीज़ के ऊपर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके पास ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके हर बार आते रहें और आपको इसके बारे में हर बार अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सेबी की नई गाइडलाइंस के बारे में। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, यानी कि स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेशंस का काम करता है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर लगाता रहता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को कहीं नुकसान ना हो जाए या उन्हें किसी तरीके के फ्रॉड में ना फंसाया जा सके। अलग अलग ट्रेडिंग्स के अलग अलग टाइप के रूल्स ये इम्पोज करता है सेबी स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो इसी तरीके का एक नया रूल आईपीओ से रिलेटेड सेबी ने इम्पोज किया है रिसेंटली वीक्स में। लास्ट वीक में ये रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से आ गए थे और इसको अब इम्पोज करने की तैयारी भी हो गई है कि जो नए आईपीओ आएंगे वो इसी रेगुलेशंस के अंडर में आएंगे और उनको इन रूल्स का पालन करना पड़ेगा। तो पहला रूल सेबी ने इम्पोज किया है आईपीओ के ऊपर, वो है फंड रेजिंग ऑफ द कंपनीज थ्रू आईपीओ। यानी कंपनी जो फंड रेज करती है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेगी, उसके रिगार्डिंग एक नया रूल आ गया है। जैसा कि पहले कंपनीज को किसी भी तरीके का अपना यूटिलाइजेशन डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता था। कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती थी कि हम इस फंड को जो आईपीओ से आएगा उसको किस प्रकार यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, कंपनी को पहले ही से ही अपनी यूटिलाइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा कि कंपनी किस तरीके के फ़ंड को यूटिलाइज करेगी और इसको किस किस फील्ड में किस किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए मार्केट में यूटिलाइज करने वाली है। तो सेबी ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके थ्रू कंपनी अपने एक्विजिशन के बारे में या फिर कोई अगर अपना कोई अलग से एक्सपेंडिचर करना चाहती है तो उसके बारे में एडवांस में नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी और एडवांस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम इस आईपीओ के फंड को इस जगह पे यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी को अगर कोई कंपनी एक्वायर करनी होती थी, यानी कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती थी और उसके पास कैपिटल की शॉर्टेज थी, तो कंपनी आईपीओ के थ्रू फंड रेज करके मार्केट में पैसा इकट्ठा करती थी और उस पैसे को यूटिलाइज कर लेती थी किसी और कंपनी को एक्वायर करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है तो उस पैसे को कंपनी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी किसी और कंपनी के एक्विजिशन में। यानी कि अब सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती है जिस पर्पज़ को उन्होंने जस्टिफाई किया है, और कंपनी के आईपीओ आने से पहले वो ऑब्जेक्टिव्स इनको बताने पड़ेंगे। तो इससे फ़ायदा हो जाएगा। प्लस अब कंपनी किसी भी तरीके से 25% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगी एक्विजिशन में। अगर कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया है कि हाँ, हम कंपनी का फंड जो आएगा आईपीओ से रिलेटेड उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे किसी और कंपनी को एक्वायर करने के लिए, तब तो यूज़ कर सकती है। बट अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया है पहले से, तो अपने टोटल फंड्स का जो आईपीओ से आया है उसका 25% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगी किसी और कंपनी को एक्वायर करने में। सेबी की दूसरी गाइडलाइंस है वो है एंकर्स इन्वेस्टर्स के ऊपर, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर, जो कि एंकर इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उन कंपनीज के ऊपर है। जैसा कि पहले ऐसा होता था कि अगर कंपनी कोई आईपीओ लेके आती थी और उनका यूटिलाइजेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता, यानी सब्सक्राइब मार्केट में नहीं हो पाता था, तो काफ़ी सारी कंपनीज इन एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू अपने आईपीओ को सब्सक्राइब करवा लिया करती थी। और होता क्या था लास्ट में कि एंकर कंपनीज इन्वेस्टमेंट करके 30 डेज़ के बाद में, सिर्फ 30 डेज़ के बाद में, जैसे ही वो आईपीओ लिस्ट होता था उसके 30 डेज़ के बाद ये कंपनियां अपने सारे शेयर्स बेच के मार्केट से एग्जिट कर जाया करती थी। 30 डेज़ के बाद में एंकर इन्वेस्टर्स अपना सारा शेयर बेच देते थे और रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें ट्रैप हो जाते थे। रिटेल इन्वेस्टर्स को ख़रीद लेते थे और एंकर इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल के बाहर हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जो रिवाइज रूल आया उसके अकॉर्डिंग जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको कम से कम 90 दिन के लिए अपना लॉक इन पीरियड रखना पड़ेगा। यानी कि अगर एंकर इन्वेस्टर सब्सक्राइब करते हैं किसी कंपनी के आईपीओ को, तो उनको 90 डेज़ तक ये शेयर होल्ड करने पड़ेंगे और 90 डेज़ के बाद ही उससे निकल सकते हैं।
तो इससे कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा है, क्योंकि होता क्या था कि जैसे ही 30 डेज होते थे कंपनियां अपना छोटा सा प्रॉफिट निकाल के चली जाया करती थी और रिटेल इन्वेस्टर उस टाइम पे फंस जाया करता था। तो अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि इस टाइम पे उनको ट्रैप नहीं किया जा सकता। तीसरी गाइडलाइन में सेबी ने फोकस किया है HNI इन्वेस्टर्स के ऊपर, यानी कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के ऊपर। इसके अकॉर्डिंग पहले कंपनीज IPO लॉन्च करती थी, IPO लिस्ट करती थी, तो उसमें इनका एक कोटा होता था जिसमें कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा जाता था, कुछ HNIs के लिए रखा जाता था। यानी कि HNIs को भी अलग से इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनका कोटा रखा जाता था। 40% या 50% तक का उनको शेयर का सब्सक्रिप्शन दिया जाता था। तो इसमें होता क्या था कि उनको अगर रिजर्व कोटा मिल जाता तो वो 30 से 40% या 50% तक के शेयर्स सब्सक्राइब कर लेते थे, और जिसके अंदर जो मीडियम टर्म का इन्वेस्टर है, जो मीडियम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, वो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाता था। और ये सारी कंपनियां क्या करती थी, HNI जो होती थी बेसिकली मार्केट से फंड बोरो करके, क्योंकि अगर उनको लगता था कि हाँ IPO बहुत अच्छा आने वाला है, तो बड़े इन्वेस्टर्स जो होते थे वो कंपनियां मार्केट से फंड बोरो कर लेती थी और इस कंपनी के IPO में इन्वेस्ट कर दिया करती थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो मीडियम इन्वेस्टर था, जिसके पास 2 लाख से 10 लाख तक का फंड था, वो कहीं ना कहीं इसमें खाली रहता था, क्योंकि आपके पास एक लिमिट होती है। आप IPO के अंदर 6 लॉट से ज़्यादा या 5 लॉट से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। और कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि 2 से 10 लाख रुपए तक लगाना चाहता है मार्केट के अंदर, उसको वो इन्वेस्टमेंट करने का मौका उसके यहाँ से छूट जाया करता था। तो सेबी ने ये गाइडलाइंस जारी करी है जिसके थ्रू इसके पास 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है और वो IPO में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इनको 35% में से 1/3 इन्वेस्टमेंट IPO में इन मीडियम इन्वेस्टर से करानी पड़ेगी। यानी कि इनके लिए भी एक कोटा रखा गया है जिसमें 2 लाख से 10 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 1/3 तक का पोर्शन इनके लिए कोटे में रखा जाएगा। नेक्स्ट गाइडलाइन जो सेबी ने इशू करी है IPO से रिलेटेड, वो है प्राइस बैंड को डिसाइड करने के ऊपर। यानी कि प्राइस बैंड जो आपका रहेगा वो किस तरीके से आपको रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप मार्केट में अपने IPO को लिस्ट करा पाएंगे। पहले भी ये रूल्स थे, लेकिन पहले मार्केट में जो IPOs आते थे उनके बीच में प्राइस बैंड जो था वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ करता। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी का शेयर 100 रुपये का बेस प्राइस है, तो उसका अपर प्राइस बैंड 105 या 110 रुपये के आसपास होता था। यानी कि लोअर प्राइस बैंड 100 और अपर प्राइस बैंड 105 और 106 के बीच में रख दिया जाता था। तो इससे होता क्या था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसके पास ज़्यादा बड़ी चॉइस नहीं होती थी, कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं होती थी जिसके अकॉर्डिंग वो चूज़ कर पाए कि इस IPO का मार्केट में प्राइस कितना होना चाहिए। और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इसी 105 रुपये के ऊपर अपनी बिड लगा कर मार्केट में IPO को सब्सक्राइब कर लेते थे। तो उस टाइम पे सब्सक्रिप्शन 105 रुपये पे हो ही जाता था, क्योंकि जो भी हायर बिड लगाएगा सब्सक्रिप्शन उसी को मिलेगा। तो जो लोअर बिड वाले थे उनको सब्सक्रिप्शन मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाया करते थे, और 100 रुपये में और 105 रुपये में ज़्यादा बड़ा फ़र्क ना होने के कारण ज़्यादातर इन्वेस्टर्स 105 रुपये की ही बिड लगा दिया करते थे। लेकिन अब जो गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लीस्ट प्राइस से 105% ऊपर अपना अपर प्राइस बैंड लगाना होगा। यानी कि अगर आपकी कंपनी का शेयर 1000 रुपीज़ का है, तो आपका अपर प्राइस बैंड IPO का जो होगा वो 2050 रुपीज़ होगा। तो अब रिटेल इन्वेस्टर्स को इसके अंदर एक बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है कि वो इस प्राइस से लेके 1000 से लेके 2050 तक के बीच में अपने चॉइस के हिसाब से मार्केट में प्राइस की बिडिंग लगा सकता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं 1100 रुपये पर लगाना बिड, तो 1100 पे लगा सकते हैं, और अगर 1200 लगाना चाहते हैं तो 1200 रुपये की भी बिड आप मार्केट में IPO के लिए लगा सकते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज आ गई है जिसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपने प्राइस के हिसाब से मार्केट में चूज़ कर सकते हैं, और ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस IPO का प्राइस फेयर प्राइस मार्केट में क्या होना चाहिए, और मार्केट में कंपनी को उसी IPO के हिसाब से, उसी बिडिंग के हिसाब से मार्केट में लिस्ट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइडलाइन सेबी के थ्रू से जारी करी गई है, वो है ऑफर फॉर सेल की। जैसा कि हम सब जानते हैं कंपनीज के अंदर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी के अंदर जिसके पास भी 20% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, वो कई बार ऐसा करते थे कि मार्केट में उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, कंपनीज को कोई भी तरीके का पैसा फंड या नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट या उनके इन्वेस्टमेंट्स को निकालने के लिए
कंपनी मार्केट में आईपीओ ले आती थी, और जैसे ही आईपीओ अनाउंस होता था तो मार्केट में लोग उस शेयर को परचेज करने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे। तो उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को हायर प्राइस पे निकाल दिया करते थे। जैसे ही आईपीओ आएगा मार्केट में, लोग शेयर्स की डिमांड करेंगे, डिमांड के टाइम पे उनके प्राइस बढ़ जाते थे, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जिनको पहले से ही होल्डिंग मिली हुई है कंपनी के अंदर, वो अपने शेयर्स को हायर प्राइस पे निकाल देते थे, जिससे कि उसके इन्वेस्टर्स को काफ़ी भारी नुकसान भी हो जाता था कई बार। तो अब मार्केट में गाइडलाइंस जो आई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास में, जिसके पास भी 20% से ज़्यादा शेयर होल्डर हैं, यानी कि कोई इन्वेस्टर है जिसके पास 20% से ज़्यादा की होल्डिंग है कंपनी के अंदर, तो वो अपनी होल्डिंग का सिर्फ 50% ही मार्केट में सेल कर सकता है आईपीओ से पहले। यानी कि अगर आपके पास 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है किसी कंपनी में और उसका आईपीओ आने वाला है, तो आप सिर्फ अपनी होल्डिंग के 50% तक के शेयर ही मार्केट में ऑफर फॉर सेल के लिए ला सकते हैं। और अगर आपके पास 20% से कम शेयर होल्डिंग है, यानी कि आपके पास सिर्फ 20% की या फिर 20% से कम की होल्डिंग है, तो आप अपनी होल्डिंग का मैक्सिमम 10% शेयर ही मार्केट में ऑफर कर सकते हैं सेल के लिए। तो इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कई बार कंपनियां सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए मार्केट में शेयर इशू कर देती थी, और रिटेल इन्वेस्टर इसी तरीके की चाल में फंस जाया करता था और उनको लिस्टिंग के बाद में काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ता था। तो ये थी सारी गाइडलाइंस जो कि सेबी ने रेगुलेट करी हैं। सेबी इनको लाने वाला है मार्केट में, जिससे कि नए आईपीओज पे ये रेगुलेशंस फॉलो कराए जाएंगे और इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।